हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना था कि कमला रानी जो सुनील के घर काम करती थी, सुनील ने अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में कमला रानी को 1,000 रुपये का लालच देकर उससे अपने अरमान पूरे किए थे। लेकिन जब सुनील ने अपनी नौकरानी को पैसे दिए, तब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसने सुनील से कहा कि साहब जी, आप मालकिन को एक रात के लिए मेरे मर्द के पास भेजो, तभी हिसाब किताब बराबर होगा। यानी कि वो बीवियों की अदला बदली की बात करती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आगे। गीता जब घर वापस आई तो उसे कमला रानी नहीं दिखाई दी। उसने बेताबी से सुनील से पूछा, क्या हुआ, वो मान गई क्या? नहीं, सुनील ने सर झुकाकर कहा। क्या मतलब नहीं? गीता ने आश्चर्य से कहा। तुमने कितने तक की बात की? कहीं कंजूसी तो नहीं दिखाई? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, सुनील ने कहा। मैंने 20-25 हज़ार तक की बात की थी। फिर क्या हुआ? उसने कहा कि वो ये सब नहीं समझती। सुनील ने उत्तर दिया, वो अपने पति से बात करके ही जवाब देगी। लेकिन कब तक? उसने ये नहीं बताया। उसने रुपयों के अलावा किसी और चीज़ की बात तो नहीं की? गीता ने पूछा। नहीं, लगता है बात बन जाएगी। गीता थोड़ी आश्वस्त हुई, लेकिन हो सकता है कि उसका पति तेज तर्रार हो और इतने में भी ना माने। सुनो, अगर ज़रूरी लगे तो तुम 40-50 तक भी चले जाना। 40-50 हज़ार? सुनील ने विस्मय से कहा। कहाँ से लाएंगे हम इतने रुपए? तुम चिंता मत करो, गीता ने कहा। मैंने कहा था ना कि ज़रूरत हुई तो मैं अपने गहने भी बेच दूंगी। भगवान सब ठीक करेंगे। मैं तो मंदिर में प्रसाद भी बोल कर आई हूँ। शाम को पति पत्नी दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। गीता ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कमला रानी खड़ी थी। नमस्ते बीवी जी, साहब जी कहाँ हैं? उसने गीता से पूछा। हाँ, तुम रुको, मैं उन्हें भेजती हूँ। गीता उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर अंदर आ गई। तब सुनील ने बेचैनी से पूछा, कौन था दरवाजे पर? कमला रानी है, गीता ने कहा। ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही है। इतनी जल्दी आ गई क्या? सुनील ने उत्तर दिया। वो डर रहे थे कि अब क्या होगा। जिस घड़ी को वो टालना चाहते थे, वो आ ही गई थी। गीता ने कहा, जाओ और होशियारी से बात करना। सुनील ड्राइंग रूम में पहुंचे तो कमला रानी खड़ी हुई थी। उन्होंने बैठते हुए कहा, तुम खड़ी क्यों हो? कमला रानी उनके सामने फर्श पर बैठने लगी। तब उन्होंने उसे सोफे पर बैठने को कहा, पर कमला रानी ने नीचे बैठकर कहा, मैं यहीं पर ठीक हूँ साहब जी। आप जैसे बड़े लोगों के बराबर बैठने की हिम्मत मुझ में कहाँ है। अब सुनील समझ गए थे कि उन्होंने जितना सोचा था, कमला रानी उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। कुछ दिन पहले उनके नीचे और ऊपर लेटने वाली औरत आज कह रही है कि वो उनके बराबर बैठने के लायक नहीं है। उन्हें वास्तव में होशियारी से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने झिझकते हुए पूछा, कुछ बताया तुम्हारे मर्द ने? कमला रानी बोली, हाँ साहब जी, उसने कहा कि हमारे बड़े भाग हैं कि साहब जी ने तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया। उसने कहा कि बड़े लोगों की सेवा करने का फल भी बड़ा ही मिलता है, इसलिए अब हमारे भी दिन फिरने वाले हैं। सुनील को लगा कि कमला रानी की तरह ये आदमी भी बहुत चालाक है। उन्होंने सावधानी से पासा फेंका। हाँ, मैं सोच रहा था कि इस महंगाई के ज़माने में 20-25 हज़ार रुपये से भी भला क्या होता है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कमला रानी ने कहा, सच है साहब जी, मेरा मर्द भी यही कहता है। आजकल 20-25 हज़ार से कुछ नहीं होता। कोई सरकार हम गरीबों के बारे में नहीं सोचती। ये तो भगवान की कृपा है कि आप जैसे दयालु लोग हम गरीबों की फिक्र करते हैं। सुनील समझ गए थे कि उनका पाला एक पहुंचे हुए इंसान से पड़ा है। अब 20-25 हज़ार से काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें कमला रानी की था लेने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सतर्कता से कहा, तो तुमने भी कुछ तो सोचा होगा। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, पर जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करूँगा। साहब जी, अब आपसे क्या छिपाना। कमला रानी अपनी आवाज़ नीची करके अपनी बात आगे बढ़ाने लगी। सच तो ये है कि मेरे मर्द के मन में लालच आ गया था। हमारे मोहल्ले में एक आदमी है
जो हर तरह के उल्टे सीधे धंधे करता है। चरस, गांजा, स्मैक, फिल्में, वो सब कुछ खरीदता है और बेचता है। मेरा मर्द उसके पास पहुंच गया। उसने उस आदमी से कहा कि मेरे एक दोस्त के पास एक शरीफ और घरेलू किस्म के मर्द औरत की फिल्म है, वो कितने में बिक सकती है। उस आदमी ने कहा कि आजकल कोई नेट नाम का बाजार बना है, जहां ऐसी 4-5 मिनट की फिल्म के भी 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सुना आपने साहब जी, एक छोटी सी फिल्म के 1 लाख रुपए। अब सुनील की तो बोलती ही बंद हो गई। वो 40-50 हज़ार रुपए भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते, लेकिन यहाँ तो बात 1 लाख की हो रही थी। उन्हें लगा कि बाजी हाथ से निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अभी कमला रानी ने ये नहीं कहा था कि उसके पति ने फिल्म बेच दी है। शायद कोई रास्ता निकल आए। उन्होंने डरी हुई आवाज़ में कहा, फिर तुम्हारे मर्द ने क्या किया? 1 लाख की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया, पर फिर कुछ सोचकर उसने वो फिल्म ना बेचना ही ठीक समझा। वापस आकर उसने मुझे सारा किस्सा सुनाया और कहा, कमला रानी, रुपए तो हाथ का मैल है, किस्मत में लिखे हैं तो कभी ना कभी ज़रूर आएंगे, पर तेरी मालकिन जैसी एक नंबर की मैम दोबारा नहीं मिलेगी। मैं कितना ही मुंह मार लूं, पर मुझे औरत मिलेगी तो तेरे दर्जे की ही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैम साहब जैसा मेरी किस्मत में हो सकता है। अब किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई है तो मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? तू तो बस एक दिन के लिए मैम साहब को मुझे दिला दे। सुना आपने साहब जी, उस मूर्ख ने बीवी जी के लिए 1 लाख रुपए छोड़ दिए। ये सुनकर सुनील एकदम हैरान रह गए। यही हाल गीता का था, जो पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। दोनों ही सन्न थे। दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। गीता किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह पाई। सुनील गुमसुम से खिड़की की तरफ देख रहे थे। तभी कमला रानी सन्नाटा तोड़ते हुए बोली, क्या हुआ साहब जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा है। चलिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। गीता ने चौंक कर खुद को संभाला। उसे डर था कि कहीं कमला रानी अंदर आकर उनका हाल न देख ले। तभी उन्हें सुनील की आवाज़ सुनाई दी, नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अंदर से बीवी जी को बुलाऊं? कमला रानी ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गीता तेजी से बेडरूम में चली गई। सुनील ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पर फिर भी आपको उनसे बात तो करनी होगी ना। कमला रानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ठीक है कमला रानी, मैं उससे बात करता हूँ। कमला रानी, क्या तुम अभी जा सकती हो? कल तक के लिए? ठीक है साहब जी, इतने दिन बीत गए तो एक दिन और सही, मैं चलती हूँ। कमला रानी उठकर दरवाजे की ओर चल दी। बाहर निकलने से पहले उसने कहा, जो भी तय हो वो आप कल मुझे बता देना। उसके जाने के बाद सुनील किसी हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। वे जानते थे कि अब कमला रानी के पति की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे ये बात गीता को कैसे बताएं। गीता को भी भान हो गया था कि कमला रानी जा चुकी थी। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि पति की इज्जत और जान बचाने के लिए उन्हें उस घटिया आदमी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वे जानती थी कि सुनील के लिए उनसे ये बात कहना कितना कठिन होगा। उन्होंने अपना जी कड़ा किया और ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उन्होंने देखा कि सुनील के सर उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गीता ने उनके कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ता से कहा, तुम चिंता छोड़ो, मैं कर लूँगी। कर लोगी? सुनील ने हैरानी से कहा, क्या कर लोगी? वही जो कमला रानी की शर्त है और जो उसका पति चाहता है, गीता ने कहा। ये सुनकर सुनील को अपनी पत्नी की इज्जत लुटने का दुख कम और अपने पिंड छूटने की खुशी ज़्यादा हुई। उन्हें पता था कि वो फिल्म इंटरनेट पर आ जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, पर उन्होंने अपने चेहरे पर संताप और गिलानी की मुद्रा लाते हुए कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी मूर्खता की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर मैं अपनी जान देकर, मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी बात सोचना भी नहीं। गीता ने उनकी बात काटते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो बस एक ही बात का डर है। सुनील ने थोड़े शंकित होकर पूछा, डर? कैसा डर? यही कि इसके बाद मैं तुम्हारी नज़रों में गिर ना जाऊं। गीता ने कहा, कहीं तुम मुझे अपवित्र न समझने लगो। ये सुनकर सुनील की चिंता दूर हो गई। उन्होंने गीता को गले लगाकर कहा,
कैसी बात करती हो तुम? इस त्याग के बाद तो तुम मेरी नज़रों में इतनी ऊपर उठ जाओगी कि तुम्हारे सामने मैं बौना लगने लगूंगा। अब ये तय हो गया था कि गीता को क्या करना था। दोनों कुछ हद तक सामान्य हो गए थे। अब अगला सवाल था कि ये काम कहाँ, कब और कैसे हो। कमला रानी का पति कालू एक दो बार उनके घर आया था, ये बताने के लिए कि कमला रानी आज काम पर नहीं आ सकेगी। दोनों को याद था कि वो एक मजबूत कदकाठी वाला, काला कलूटा और उजड्ड टाइप का आदमी था। उसकी सूरत कुछ काइया किस्म की थी। उसका ज्यादा देर घर के अंदर रुकना पड़ोसियों के मन में शंका पैदा कर सकता था, क्योंकि वो किसी को भी उनका रिश्तेदार या दोस्त नहीं लगता। दूसरा रास्ता था कि गीता उनके घर जाए, पर इसमें भी जोखिम था। उस मोहल्ले में गीता का कमला रानी के घर एक दो घंटे रुकना भी शक पैदा कर सकता था। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि यदि गीता रात के अंधेरे में वहां जाए और सुबह होते ही वापस आ जाए, तो किसी के द्वारा उन्हें देखे जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। साथ ही वो साधारण कपड़े पहने और थोड़ा सा घूंघट निकालें तो वो कमला रानी और कालू की रिश्तेदारी लगेंगी। ये भी तय हुआ कि रात होने के बाद गीता एक निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगी और वहां से कमला रानी उन्हें लेकर जाएगी और अगली सुबह कमला रानी उन्हें वापस पहुंचा देगी। सुनील ने कमला रानी से एक दिन का समय मांगा था, इसलिए ये काम अगली रात को करना तय हुआ। खाना खाने के बाद पति पत्नी सोने के लिए चले गए, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। गीता की आंखों के सामने बार बार कालू का चेहरा घूम रहा था। उन्हें याद था कि वो जब जब यहाँ आया उन्हें बुरे दृष्टि से देखता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आंखों से ही उन्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें ये सब सोचकर झुरझुरी सी हो रही थी कि कहीं उसने वास्तव में उन्हें प्यार कर दिया तो उन्हें कैसा लगेगा। उसकी बोलचाल भी गंवार किस्म की थी, न जाने वो उसके साथ कैसे पेश आएगा। गीता को उससे सुनील जैसे सभ्य व्यवहार की आशा नहीं थी, और वो बिस्तर पर उनके साथ जो करेगा उसकी तो वो कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। उधर सुनील का भी यही हाल था। शुरू में तो उन्हें भय और तनाव से मुक्त होने की खुशी हुई थी, पर बाद में उनका मन न जाने कहाँ कहाँ भटकने लगा। उन्हें लग रहा था कि उनका कमला रानी को मिलना तो एक सामान्य बात थी, पर कालू जैसा आदमी उनकी पत्नी को मिले, ये सोचकर उन्हें बहुत ही घृणा हो रही थी। फिर उन्हें महसूस हुआ कि कालू ही क्यों, किसी भी पर पुरुष को अपनी पत्नी को सौंपना पड़े तो उन्हें इतना ही बुरा लगेगा। उन्हें ये सर्वमान्य पुरुष स्वभाव लगा कि अपनी पत्नी को दूसरों से बचाकर रखो, पर दूसरों की पत्नी मिल जाए तो बेझिझक उसका इस्तेमाल करो। फिर सुनील के मन में विचार आया कि कालू भी तो यही कर रहा है। दूसरे की पत्नी मिल सकती है तो वो उसे क्यों छोड़ेगा। एक और डर सुनील को सताने लगा, कालू कहीं गीता को शारीरिक नुकसान न पहुंचा दे। वो ठहरा एक हट्टा कट्टा अड़ियल मर्द, जबकि गीता एक कोमल नारी थी। उन दोनों में कोई समानता नहीं थी। शारीरिक समानता तो दूर, उनके मानसिक स्तर में भी जमीन आसमान का फर्क था। गीता एक सुसंस्कृत और संभ्रांत स्त्री थी। प्यार के समय पर भी वो उनका व्यवहार शालीन और सभ्य रहता था, जबकि कालू से सभ्य आचरण की अपेक्षा करना ही बेकार था। सुनील कमला रानी का प्यार देख चुके थे। कहीं कालू ने भी गीता के साथ वैसा ही व्यवहार किया तो। अपने अपने विचारों में डूबते हुए पता नहीं कब वो दोनों नींद की गोद में चले गए। अगली रात को गीता एक पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुंच गई, जो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। कमला रानी वहां उनका इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों कमला रानी के घर की ओर चल पड़ी, तब रास्ते में कमला रानी ने गीता को कहा, मैडम जी, मैंने अपने एक दो पड़ोसियों को बताया है कि रात को मेरी भाभी इस शहर से गुजर रही है। वो हम लोगों से मिलने कुछ घंटों के लिए हमारे घर आएगी। उसे जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए वो अपना सामान स्टेशन पर जमा करवा कर आएगी। अब आप बेफिक्र हो जाइए, किसी को कोई शक नहीं होगा। कल सुबह आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगी और मेरे मर्द की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आखिरी वाक्य सुनकर गीता को फिर से झुरझुरी सी हो गई, लेकिन अब वो लौट नहीं सकती थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और वो होने में ज़्यादा देर भी नहीं थी, क्योंकि बातों बातों में ही कमला रानी के घर पहुंच गए थे। घर के अंदर पहुंचकर गीता एक और समस्या से रूबरू हुई। उस घर में एक कमरा, एक छोटा सा किचन और एक बाथरूम था। सवाल था कि कमला रानी कहाँ रहेगी। कालू एक कुर्सी पर लुंगी और बनियान पहने हुए बैठा था।
जैसे ही कमला रानी ने दरवाज़ा बंद किया, कालू लपक कर गीता के पास आ गया और उसने अपने दोनों हाथ उनकी कमर पर रख दिए। उसकी नज़रें उनके चेहरे पर जमी हुई थीं। लगता था कि वो उन्हें अपनी आंखों से ही खा जाएगा। वो तो उन्हें प्यार से घूरते हुए कमला रानी से बोला, कमला रानी, साहब जी के पास ऐसा ज़बरदस्त औरत था, फिर भी तू उनकी नज़रों में चढ़ गई। पर जो भी हो, इसके कारण मेरी किस्मत तो खुल गई। अब मैं इस चकाचक की दावत उड़ाऊंगा। उसने अपना मुंह गीता की ओर बढ़ाया, पर वो अपनी गर्दन पीछे करके बोली, नहीं, यहाँ नहीं, कमला रानी है यहाँ पर। तो क्या हुआ मैम साहब? कालू ने कहा, इसके साथ साहब जी ने जो किया वो मैंने देखा। अब मैं आपके साथ जो करूँगा वो इसे देखने दीजिए। हिसाब बराबर हो जाएगा। कमला रानी ने भी अपने पति का समर्थन करते हुए कहा, अरे हिसाब की बात तो अलग है, पर अब मैं जाऊं भी तो कहाँ? इस घर में तो जगह ही नहीं है, और मैं किसी पड़ोसी के घर गई तो वो सोचेगा कि ये रात को अपनी भाभी को अपने मर्द के पास छोड़कर हमारे घर पर क्यों आई है। बीवी जी, आपको तकलीफ तो होगी, पर मेरा यहाँ रहना ही ठीक है। अब गीता के पास कोई और चारा नहीं था, और कमला रानी जो कह रही थी वो ठीक भी था। उन्होंने हल्के से गर्दन हिलाकर हामी भरी। अब कालू को जैसे हरी झंडी मिल गई थी। गीता ने सोचा था कि कालू जो करेगा वो उसे करने देंगी, पर वो खुद कुछ नहीं करेंगी। वैसे भी इसमें ज़्यादा सक्रिय होना उनके स्वभाव में नहीं था। थोड़ी देर बाद जब कालू की सांसें सामान्य हुईं, गीता ने अपना हाथ कमला रानी के हाथ पर रखा और उससे नज़रें मिलाकर बड़े प्यार से मुस्कुराई। जिस अभूतपूर्व आनंद का उन्होंने आज अनुभव किया था, उसका श्रेय वे कालू के साथ साथ कमला रानी को भी दे रही थी। वो सोच रही थी कि उनके पति के सामने कमला रानी ने वो अजीब शर्त ना रखी होती तो वो इस आनंद से वंचित रह जाती। अपने ख्यालों में डूबी हुई, न जाने कब वो नींद की गोद में चली गई। तभी उनकी अधखुली आंखें खिड़की पर पड़ीं। पर्दे से छनकर हल्का प्रकाश अंदर आ रहा था। उन्होंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। 5 बजने वाले थे। गर्मी के मौसम में सुबह 5 बजे चिड़ियों के चहचहाने की थोड़ी आवाज़ शुरू हो जाती है। उनका अचेतन मन उन्हें यहाँ रुकने को कह रहा था, ताकि वो बीती रात वाला आनंद फिर से ले सके। पर उनका मस्तिष्क कह रहा था कि अब 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं था। उन्होंने मस्तिष्क की बात मानी और कालू से कहा, नहीं कालू, अब मुझे जाना होगा। कालू जैसे आसमान से गिरा। उसने याचनापूर्ण स्वर में कहा, मैम साहब, बस एक बार और बात कर लीजिए। आप थोड़ी देर और रुक जाइए तो क्या बिगड़ जाएगा? सुबह हो रही है कालू। गीता अब पूरे होश में थी। उन्होंने कमला रानी से कहा, कमला रानी, इसे समझाओ कि किसी ने जाते हुए मुझे पहचान लिया तो ठीक नहीं होगा। कालू ये सुनकर रुआंसा हो गया। वो अटकता हुआ बोला, मैम साहब, मुझे आप जैसी अप्सरा फिर कभी नहीं मिलेगी। अगर एक बार और आपकी कृपा हो जाए तो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? गीता ने कहा, तुम्हारा जब मन करे कमला रानी से कहलवा भेजना, मैं आ जाऊंगी। कालू को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप सच में आ जाएंगी? हाँ, जब तुम चाहोगे। गीता स्वयं आश्चर्यचकित थी कि उन्होंने ऐसा किस तरह कह दिया। बहरहाल कालू उनकी बात सुनकर खुश हो गया। मैम साहब, आप भी साहब जी को कह देना कि वो जब चाहें तब कमला रानी को प्यार कर सकते हैं, कालू ने कहा। कमला रानी ने तो पहले ही उनसे अदला बदली की बात की थी। कुछ मिनट बाद गीता कमला रानी के साथ बाहर निकली और अपने घर की तरफ चल दी। चलते चलते उनका दिमाग पिछले कुछ घंटों की घटनाओं पर जा रहा था। वो सोच रही थी कि फिर से आने की बात कहकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उनके मन ने उनसे कहा, तुम्हारे पति ने कमला रानी के साथ जो किया वो सिर्फ अपने प्यार की पूर्ति के लिए किया। उन्होंने तुम्हारी भावनाओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और कालू, वो फिल्म ना बनाता तो क्या होता? सुनील तुम्हें बताते कि उन्होंने कमला रानी के साथ क्या किया था। अगर कालू को ऐतराज़ न होता तो वो कमला रानी को फिर से करने का कोई मौका छोड़ते। वो तुम्हें कालू के पास भेजने के लिए तैयार हुए तो खुद को बचाने के लिए। वो तो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी बलि चढ़ा रहे थे। अब कालू औरत से बात करने में माहिर निकला तो इसका श्रेय तुम्हारे पति को नहीं जाता। तुम्हारा पति तो सज़ा के काबिल है, जो उसे तुम ही दे सकती हो। और हाँ, कालू ने अदला बदली की बात की थी ना। अदला बदली में क्या होता है
किसी ने तुम्हें कुछ दिया है वो उसे लौटाना, तुम्हारे पति ने तुम्हें दी है बेवफाई सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अब यही तुम्हें लौटानी है ब्याज के साथ। तुम्हारा लौटाना तो अभी शुरू हुआ है। ये सब सोचते सोचते उनका घर आ गया। कमला रानी उन्हें पहुंचाकर वापस चली गई। सुनील बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी रात करवटें बदलते गुजरी थी। रात भर वो यही सोचते रहे थे कि लंपट कालू उनकी पत्नी की कैसी दुर्गति कर रहा होगा। गीता के घर पहुंचते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। उन्होंने व्यग्रता से पूछा, तुम ठीक तो हो? गीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मुझे भला क्या होगा? सुनील ने पूछा, मैं कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ सख्ती से तो पेश नहीं आया। अब ऐसे काम में मर्द का सख्त होना तो ज़रूरी होता है, गीता ने कहा। सुनील के समझ में नहीं आया कि गीता क्या कहना चाहती थी। उन्होंने फिर पूछा, मेरा मतलब था कि उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? गीता ने सोचा, इन्हें मेरी शारीरिक चोट की तो इतनी फिक्र है, पर कमला रानी के मज़े लेने से पहले इन्होंने मेरी मानसिक चोट के बारे में सोचा था क्या? अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अगर ये स्त्री की सहमति से किया जाए तो मर्द उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, फिर चाहे वो कालू जैसा ही क्यों ना हो। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो और ये मामला सुलझ गया है। सुनील ने कहा, वे मन ही मन खुश थे कि वे खुद दुर्गति से बच गए थे। सुनो जी, वो लोग कह रहे थे कि कमला रानी ने तुमसे अदला बदली जारी रखने की बात की थी। गीता ने अब पत्ता फेंका। हाँ, पर मैंने उसी वक्त मना कर दिया था। सुनील थोड़े चिंतित थे कि ये बातचीत किसी गलत दिशा में न चली जाए। पर कालू का तो बहुत मन है। गीता ने बाजी को आगे बढ़ाया। बेचारा गिड़गिड़ा रहा था कि ये काम आगे भी चलता रहना चाहिए। मुझे तो उस पर दया आ रही थी। क्या? सुनील ने हैरानी से कहा। उन्हें ये कतई गवारा नहीं था कि कालू जैसा बदमाश उनकी पत्नी का। एक बार तो चलो मजबूरी थी, पर बार बार। फिर उन्हें ख्याल आया कि बात अदला बदली की हो रही है। अगर अपनी पत्नी के बदले में उन्हें कमला रानी मिल जाए तो कैसा रहेगा? एक तरफ पुरानी पत्नी और दूसरी तरफ नई कमला रानी। उनका मन अब डोलने लगा था। आखिर जीत पुरुष की कमजोरी की हुई। पराई स्त्री का आकर्षण होता ही ऐसा है। उन्होंने अपनी खुशी छुपाते हुए पूछा, तो तुमने हाँ कर दी क्या? उस बेचारे की हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया, गीता ने कहा। मैंने उसे कह दिया कि जब उसका मन करे वो कमला रानी को बता दे। मैं कल रात की तरह उनके घर चली जाऊंगी। ठीक किया ना मैंने? सुनील तपाक से बोले, हाँ, इसमें गलत ही क्या है? मुझे पता था कि तुम्हें भी कालू पर दया आएगी। गीता ने आखिरी पत्ता फेंका। मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, पता नहीं क्यों तुमने भगवान की कसम खा ली कि तुम पराई स्त्री की तरफ देखोगे भी नहीं। कमला रानी तो तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तैयार है, पर तुमसे भगवान की कसम तोड़वाने का पाप मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब तो कालू की ही इच्छा पूरी हो पाएगी। सुनील खुद को कोस रहे थे कि उन्हें इतनी ज़्यादा एक्टिंग करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। भगवान की कसम के बिना भी काम चल जाता। अब कालू के तो मज़े हो गए और बदले में सुनील को कुछ नहीं मिला। शायद यही सज़ा थी अब सुनील की। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।